70 और 80 के दशक का बॉलीवुड एक ऐसा दौर था जब पर्दे पर दिखने वाली केमिस्ट्री वो अक्सर असल जिंदगी में भी उतर आती थी। बिल्कुल। और इससे कुछ ऐसी कहानियां बनी जो मतलब आज तक याद की जाती हैं। कुछ मोहब्बत की थी तो कुछ बड़े विवादों की। हाँ, ये वो दौर था जब स्टारडम का मतलब सिर्फ फिल्में नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी एक खुली किताब जैसी थी। और उस किताब के पन्ने अक्सर ड्रामा, जुनून और टकराव से भरे होते थे, जो आज की पीआर मैनेज दुनिया में सोचना भी मुश्किल है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे उस दौर के मशहूर प्रेम प्रसंगों, प्रतिद्वंदिताओं और घोटालों पर एक बहुत ही गहरी नजर डालते हैं। तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये रिश्ते सिर्फ गॉसिप नहीं थे। इन्होंने करियर बनाए, यादगार फिल्में दी और कभी-कभी इनका अंत बहुत दुखद भी हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जिसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा अनकहा अफेयर माना जाता है। अमिताभ, रेखा और जया। बिल्कुल, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो खैर कमाल की थी, खासकर मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में। और वो केमिस्ट्री इसलिए भी इतनी असली लगती थी क्योंकि पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहानी की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। अच्छा, ये तो कई लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, हमारे सूत्रों के मुताबिक 70 के दशक की शुरुआत में जया और रेखा पड़ोसी हुआ करती थीं। यहाँ तक कि जया ने एक सीनियर होने के नाते रेखा को ग्रूम करने में भी मदद की। मतलब जो बाद में बॉलीवुड की सबसे बड़ी राइवल्स बनी, वो कभी दोस्त थीं। तो फिर ये रिश्ता बदला कैसे? मोड़ आया 1976 में, दो अनजाने के सेट पर। यहीं से अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें उड़नी शुरू हुई और इसके बाद इन तीनों के बीच का समीकरण हमेशा के लिए बदल गया। और इसी टेंशन से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है, वो जया का रेखा को लंच पर बुलाना। वो तो आइकॉनिक मोमेंट है। सुनने में तो बड़ा आम लगता है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था। क्या हुआ था असल में? तो किस्सा ये है कि अमिताभ शहर से बाहर थे, तब जया ने रेखा को घर पे बुलाया। दोनों ने बहुत सारी बातें की, घर, दुनिया, सब कुछ। सिवाय अमिताभ के उनका जिक्र तक नहीं हुआ। लेकिन जब रेखा जाने लगी तब जया ने उन्हें दरवाजे पे छोड़ा और बहुत शांति से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। वाह, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक ठंडा साफ संदेश। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये जया की तरफ से एक तरह का पब्लिक स्टेटमेंट था। सही बात है। और इसका असर फिर सार्वजनिक तौर पर भी दिखने लगा। हाँ, मुकद्दर का सिकंदर की ट्रायल स्क्रीनिंग वाली घटना वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। क्या हुआ था वहां? कहा जाता है कि प्रोजेक्शन रूम में जया अपने माता पिता के साथ बैठी थी और जब पर्दे पर अमिताभ रेखा का रोमांटिक सीन आया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और रेखा ने ये देखा? हाँ, रेखा ने बाद में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने शीशे के पार से जया को रोते हुए देखा था। इसी घटना के बाद ही तो अमिताभ ने कहा था कि वो रेखा के साथ काम नहीं करेंगे, है ना? जी हाँ, इसके तुरंत बाद अमिताभ ने कथित तौर पर अपने निर्माताओं को बता दिया कि वो अब रेखा के साथ फिल्में साइन नहीं करेंगे। लेकिन असल जिंदगी के इसी तनाव को एक डायरेक्टर ने मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। यश चोपड़ा। हाँ, उन्होंने सिलसिला में तीनों को एक साथ कास्ट कर लिया। वो फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो उनके रिश्ते का एक तरह का डॉक्यूमेंट बन गई। बिल्कुल, एक मेटा मूवी जहां असल जिंदगी का ड्रामा पर्दे पर उतर आया था। और देखिए, आज 40 साल से ज्यादा हो गए, उन्होंने फिर कभी साथ काम नहीं किया। सिलसिला में तो खैर नियम तोड़े नहीं गए, बस उन्हें पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते भी थे जहां सामाजिक और कानूनी दोनों नियम तोड़े गए। मेरा इशारा है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरफ। हाँ, ये एक ऐसा मामला था जिसने सिर्फ फिल्मी गलियारों में नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। शोले के सेट पर उनका प्यार परवान चढ़ा, ये सब जानते हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे थे और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर ही नहीं सकते थे। और प्रकाश कौर तलाक देने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने इसका हल कैसे निकाला? यहीं से तो सारा विवाद शुरू हुआ। बिल्कुल, यहीं से वो कदम उठाया गया जिसने मतलब हंगामा खड़ा कर दिया। क्या था वो? खबरें ये हैं कि शादी करने के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपना लिया। अच्छा जी, सूत्रों के अनुसार उनके निकाह नामे में नाम दिलावर खान और आयशा भी दर्ज हुए। ये सिर्फ एक गॉसिप आइटम नहीं था, इसने धार्मिक कानूनों के संभावित दुरुपयोग पर एक बड़ी सार्वजनिक बहस छेड़ दी थी। मतलब सवाल ये उठने लगे
कि क्या सेलिब्रिटीज अपनी सहूलियत के लिए पर्सनल लॉ का फायदा उठा सकते हैं? एग्जैक्टली और इसका असर उनकी इमेज पर भी बहुत गहरा पड़ा, खासकर धर्मेंद्र की, जो एक ही मैन होने के साथ साथ फैमिली मैन भी माने जाते थे। और इस पूरे मामले में सबसे मार्मिक पहलू था प्रकाश कौर का इंटरव्यू। हाँ, 1981 में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति न साबित हुए हों, लेकिन वो एक बहुत अच्छे पिता हैं। उन्होंने हेमा मालिनी के बारे में भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि वो समझ सकते हैं कि कोई भी मर्द हेमा पर क्यों फिदा हो जाएगा। उस दौर में एक पहली पत्नी का इतने दर्द और गरिमा के साथ बोलना बहुत बड़ी बात थी। तो क्या ये उस दौर में एक तरह का पैटर्न था? मतलब शादीशुदा होते हुए भी बड़े स्टार्स दूसरे रिश्ते बना रहे थे और शादी भी कर रहे थे। मिथुन और श्रीदेवी की कहानी भी तो कुछ ऐसी ही थी। हाँ, आप इसे एक पैटर्न कह सकते हैं। 80 के दशक के मध्य में ये खबरें आम थी कि मिथुन और श्रीदेवी ने 1985 में गुप्त रूप से शादी कर ली थी, जबकि मिथुन पहले से योगिता बाली से शादीशुदा थे। जी, और ये रिश्ता 3 साल तक चला, बताया जाता है। ये उस दौर का बहुत बड़ा स्कैंडल था, क्योंकि मिथुन डिस्को डांसर बनकर सफलता के शिखर पर थे और श्रीदेवी बॉलीवुड की क्वीन बनने की राह पर थीं। इस रिश्ते का अंत भी बहुत नाटकीय हुआ था। सुनने में आया था कि योगिता बाली ने आत्महत्या तक की कोशिश कर ली थी। जी, और उनका एक बयान बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर वो दूसरी पत्नी भी रखते हैं तो मुझे मंजूर है। ये बयान उस समय की महिलाओं पर सामाजिक दबाव और रिश्तों की जटिलता को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन इस कहानी में एक और अजीब मोड़ है। वो क्या? एक अफवाह के मुताबिक अपनी पहली पत्नी को यकीन दिलाने के लिए कि श्रीदेवी से उनका कोई रिश्ता नहीं है, मिथुन ने श्रीदेवी से बोनी कपूर को राखी बंधवाई थी। क्या सच में? हाँ, ऐसा कहा जाता है। और विडंबना देखिए, सालों बाद जब मिथुन से उनका रिश्ता टूटा तो श्रीदेवी ने आखिरकार बोनी कपूर से ही शादी कर ली, जो उस समय खुद भी शादीशुदा थे। बॉलीवुड की कहानियां सच में फिल्मों से ज्यादा घुमावदार होती हैं। इन कहानियों को सुनकर एक बात तो साफ है कि पर्दे के पीछे का ग्लैमर अक्सर बहुत अंधेरा और तकलीफदेह भी था। ये तो सब दिल और रिश्तों के टूटने की कहानियां थीं, लेकिन कभी-कभी ये जुनून हद से गुजर के बहुत ही खतरनाक और हिंसक मोड़ ले लेता था। जीनत अमान और संजय खान का मामला शायद इसकी सबसे भयानक मिसाल है। ये बॉलीवुड के सबसे काले अध्यायों में से एक है। बिल्कुल। ये घटना 1980 में मुंबई के ताजमहल होटल में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीनत अमान अपनी फिल्म अब्दुल्ला की डेट्स को लेकर संजय खान से बात करने गई थी, जिनसे उनकी कथित तौर पर एक छोटी गुप्त शादी भी हो चुकी थी। जी, और होटल के एक कमरे में किसी बात पर बहस हुई और संजय खान ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी पत्नी जरीन ने भी इसमें उनका साथ दिया था। हाँ, कि वो जीनत को मारते हुए उन्हें उकसाती रहीं। ये सुनना भी कितना भयानक है। और इस हमले का नतीजा बहुत गंभीर था। जीनत अमान को स्थायी चोट आई थी, है ना? जी हाँ, इस क्रूर हमले से जीनत की दाहिनी आंख की पलक को स्थायी नुकसान पहुंचा, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसे टोसिस कहते हैं। इसकी वजह से उनकी एक आंख दूसरी के मुकाबले थोड़ी झुकी हुई दिखती है, जो आज भी नजर आता है। लेकिन इस घटना से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? इंडस्ट्री की चुप्पी। हाँ, किसी ने, एक भी बड़े स्टार या डायरेक्टर ने खुलकर जीनत का साथ नहीं दिया। सब चुप रहे। ये उस दौर के पावर डायनामिक्स को साफ दिखाता है, जहां एक ताकतवर गुस्सैल आदमी के खिलाफ बोलना अपने करियर को दांव पर लगाने जैसा था। ये तो जुनून की इंतहा थी, जहां बात हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन कभी-कभी ये गुस्सा और जुनून किसी और शक्ल में भी बाहर आता था, जैसे संजय दत्त और टीना मुनीम के मामले में हुआ। बिल्कुल, संजय दत्त की रॉकी से ही एक बैड बॉय इमेज बन गई थी और उनकी निजी जिंदगी भी उसी इमेज को दर्शाती थी। जब टीना मुनीम ने उनसे रिश्ता तोड़ा, जिसकी वजह कथित तौर पर संजय की नशे की लत थी, तो वो इस ब्रेकअप को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उनका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम था। बहुत ज्यादा। 1982 में उन्होंने कथित तौर पर नशे की हालत में अपने घर के बाहर हवा में राइफल से गोलियां चलाई और अपनी ही कार की खिड़कियां तोड़ दी। अरे बाप रे! वो टीना की राजेश खन्ना से बढ़ती नजदीकियों से भी नाराज थी। हमारे सूत्रों में एक घटना का जिक्र है, जहां वो एक फिल्म के सेट पर सिर्फ इसलिए पहुंच गए ताकि राजेश खन्ना से भिड़ सकें। मतलब ये घटनाएं उस दौर के अनफिल्टर्ड जुनून और गुस्से को दिखाती हैं। आज के इस पीआर मैनेज दौर में ऐसी सार्वजनिक घटनाओं की कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा। आज कोई स्टार ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। ये जो जबरदस्त जुनून और गुस्सा निजी जिंदगी में था,
क्या ये सेट पर पेशेवर प्रतिद्वंदिता में भी नजर आता था? मेरा मतलब है जब दो बड़े स्टार्स एक साथ काम करते थे। बिल्कुल नजर आता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुपरस्टार बनाम एंग्री यंग मैन की लड़ाई। राजेश खन्ना बनाम अमिताभ बच्चन। एग्जैक्टली इस तनाव की जड़ें बावर्ची के सेट पर थीं। राजेश खन्ना उस वक्त के बेताज बादशाह थे और अपने नखरों और सेट पर देर से आने के लिए जाने जाते थे। और अमिताभ उस वक्त उभर रहे थे। हाँ, एक उभरते हुए अनुशासित एक्टर थे जो अक्सर अपनी होने वाली पत्नी जया भादुड़ी से मिलने सेट पर आते थे। और वहीं पे वो मशहूर किस्सा हुआ था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ पर कोई टिप्पणी की थी। जी, एक दिन खन्ना ने अमिताभ के संघर्ष और उनके कद का मजाक उड़ाते हुए उन्हें मनहूस तक कह दिया। इस पर जया चुप नहीं रही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राजेश खन्ना को जवाब देते हुए कहा, एक दिन आएगा जब ये लंबा आदमी बहुत बड़ा स्टार बनेगा और आप देखते रह जाएंगे। कहते हैं कि सेट पर सन्नाटा छा गया था। और जया की वो बात सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक बदलाव को पकड़ रही थी, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक एक्टर का दूसरे को रिप्लेस करना नहीं था। राजेश खन्ना उस दौर के रोमांटिक हीरो थे। हाँ, 60s के दशक की खुशहाली का प्रतीक। बिल्कुल। लेकिन 70 का दशक भारत में सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल, बेरोजगारी और गुस्से का समय था और अमिताभ उस नाराज नौजवान की आवाज बन गए। तो ये सिर्फ दो स्टार्स का टकराव नहीं था, ये बॉलीवुड में एक पूरे दौर के बदलने का संकेत था। हाँ, रोमांस की जगह एंगर ले रहा था। अमिताभ का एक और बड़ा टकराव शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी था। ये भी काफी मशहूर है। और शायद इसकी वजह ये थी कि दोनों की पर्सनैलिटी, आवाज बहुत जबरदस्त थी। ये कोल्ड वॉर काला पत्थर की शूटिंग के दौरान खुलकर सामने आई। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में दावा किया है कि अमिताभ उनके दमदार डायलॉग्स और दर्शकों से मिलने वाली तालियों से इनसिक्योर महसूस करते थे। अच्छा। उन्होंने ये भी लिखा है कि एक फाइट सीन को जानबूझकर ऐसे बदला गया ताकि अमिताभ उन पर हावी दिखें, जबकि असलियत में शॉट सिन्हा का था। तो क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर बेहतर दिखने की लड़ाई थी या बात इससे आगे बढ़ चुकी थी? बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। सिन्हा ने आरोप लगाया कि प्रमोशन के दौरान उन्हें जानबूझकर साइडलाइन किया जाता था और बच्चन सेट पर अक्सर उन्हें नजरअंदाज करते थे। लेकिन आज तो दोनों अच्छे दोस्त हैं। और यही सबसे दिलचस्प बात है, वक्त कैसे इन बड़ी बड़ी कड़वाहटों को भर देता है। आज दशकों बाद दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में कहा कि अब परिपक्वता आ गई है और वो अपने पुराने दिनों को बचपना कहकर हंसते हैं। ये दिखाता है कि करियर के शिखर पर जो अहंकार टकराता है वो शायद जिंदगी के ढलते पड़ाव पर समझदारी में बदल जाता है। तो आज की चर्चा को अगर समेटें, हमने देखा कि कैसे 70 और 80 का दशक प्रेम त्रिकोण, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाली शादियों, हिंसक नतीजों और सत्ता के समीकरण बदलने वाले टकरावों से भरा हुआ था। बिल्कुल, ये कहानियां सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं थीं, ये बॉलीवुड की पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गईं। इन्होंने सिलसिला जैसी फिल्मों को जन्म दिया और इन सितारों की पब्लिक इमेज को दशकों तक के लिए आकार दिया। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या? आज के सोशल मीडिया और पीआर मैनेजमेंट के दौर में, जहां हर बयान, हर तस्वीर को मैनेज किया जाता है, जहां स्टार्स की एक परफेक्ट इमेज बनाई जाती है, क्या सुपरस्टार्स के बीच इस तरह के कच्चे, सार्वजनिक और अनफिल्टर्ड रिश्ते और प्रतिद्वंदिता मौजूद हो सकती हैं? या वो एक ऐसा दौर था जो अब हमेशा के लिए गुजर चुका है?